नमस्कार, स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। तो सीएमए फाउंडेशन कॉस्ट अकाउंटिंग का थ्योरी वाला पोर्शन हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अपनी कॉपी में जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ये अपनी कॉपी में आपको हाथ से नोट डाउन करने हैं। फ़ायदा क्या होगा, लिखी हुई चीज़ याद रहती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है तो आप ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। तो अकाउंटिंग में पॉइंट नंबर 1 कॉपी में लिख लीजिए। वीडियो अच्छे तरह से बिल्कुल मैं जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं लिख के वैसे ही आपको बनाने चाहिए, ताकि आपके कुछ पोर्शन जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है, ट्रू फॉल्स वाला पोर्शन है, वो आपका कवर हो सके। तो पहला पॉइंट जानिए। पहला पॉइंट क्वेश्चन बोलता है भैया अकाउंटिंग जो है वो कितने टाइप्स की होती है। तो हम बताएंगे 3 टाइप की होती है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहां से पहला क्वेश्चन बनता है आपका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हम बोलेंगे 3 टाइप की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम जानते हैं सब लोग, ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना सिखाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाती है और बैलेंस शीट बनाना सिखाती है हमको। और ये जो होती है टैक्स ऑडिट में काम आती है। इनकम टैक्स की ऑडिट जो होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक से की जा सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुक है वो कंपनी के खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है और खुद के नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए बनाई जाती है। तो हमने बोला भैया ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने की बताती है और खुद कंपनी अपना खुद का नेट प्रॉफिट इसके अंदर कैलकुलेट करती है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव बोल लीजिए आप, या फिर अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं इसका रीजन जान लीजिए आप। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी अपने खुद के लिए करती है, खुद के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है जिसमें वो नेट प्रॉफिट निकालना उसका ऑब्जेक्टिव होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने बोला अब कुछ चीजें ऐसी भी तो होती है ना जिनमें हमको खुद का नेट प्रॉफिट नहीं निकालना होता, हमको इंडिविजुअल प्रोडक्ट का नेट प्रॉफिट निकालना होता है। मतलब हम जो मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहे हैं या फिर जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं एक कस्टमर को सेवाएं देने में या एक कस्टमर को एक यूनिट बेचने में हमारे कितने रुपए के खर्चे हो रहे हैं और कितने रुपए हमको कस्टमर से लेने चाहिए। तो इसी बात को डिसाइड करने के लिए हमको पढ़नी पड़ेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमको क्या बताती है, ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। क्या डिसाइड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और डिसीजन मेकिंग करने के लिए कि हमको कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हमको ज़्यादा बनाना चाहिए, कौन सा कम बनाना चाहिए, किस प्रोडक्ट को कितने रुपए में बेचना चाहिए। ये सारे डिसीजन होते हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होते हैं। इसके अंदर हम बनाना सीखते हैं कॉस्ट शीट, जो हमने चैप्टर पढ़ा भी है, जिसके अंदर टोटल कॉस्ट हम निकालते हैं। दूसरा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके अंदर बनाना होता है। कॉस्टिंग डेटा का यूज करके हम करते हैं कॉस्ट ऑडिट। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कॉस्ट ऑडिट है वो कौन सी वाली अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो हम बोलेंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। इनकम टैक्स ऑडिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। इसमें हम नेट प्रॉफिट तो निकालते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट हम कंपनी का नहीं निकालते। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं जब हम कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट बेचते हैं, तो प्रोडक्ट जो सोल्ड किया है उस एक प्रोडक्ट को बेचने पे कंपनी को कितने रुपए का फायदा हुआ, ये कॉस्ट अकाउंटिंग बताती है। थोड़ा और बात करता हूं मैं। हमने जो प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ा है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसके अंदर देखिए पहले आप अगर मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले प्रैक्टिकल चैप्टर पूरा पढ़ना है। वो जो 12-13 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको वो पूरे पढ़ने हैं। हमने बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कंपनी खुद के लिए करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग है वो सारी की सारी कस्टमर के लिए होती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एडिडास वाले शूज बेचते हैं, तो एडिडास वाले एक पेयर ऑफ शूज का कितना रुपया सेल प्राइस डिसाइड करेंगे, वो कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ के किया जाएगा। इस पूरे साल में कंपनी ने कितने रुपए के प्रोडक्ट बेचे, कितने रुपए का सामान खरीदा, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, ये हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगी। तो 2 तरह की अकाउंटिंग हो गई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉस्ट अकाउंटिंग सारी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी कैलकुलेशन की जाती है। ओके सर। अब हमने बोला भैया जो प्रैक्टिकल चैप्टर था वो हमने इसी का पढ़ा था कि एक प्रोडक्ट जब हम बेचते हैं प्रोडक्ट को तो उसकी कॉस्ट शीट बनाते हैं और कॉस्ट शीट बना के उसी की करवानी होती है हमको कॉस्ट ऑडिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कॉस्ट ऑडिट जो होती है वो कौन सी डेटा की होती है, तो हम बोलेंगे वो कॉस्टिंग के डेटा की होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा की इनकम टैक्स ऑडिट होती है। ओके सर। थर्ड बनाती है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या है आइए जानते हैं। मेक रैशनल डिसीजन, कुछ अपने को डिसीजन लेने हैं, जैसे कितने डिपार्टमेंट होने चाहिए, चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज करने चाहिए ताकि अधिकतम यूज हो सके अपने पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका।
एनालिसिस करना, पिछले डेटा को, पिछले 4-5 डेटा को ट्रेंड एनालिसिस करना, उसके आधार पे फ्यूचर की प्रोडिक्शन करना। पॉलिसी मेकिंग, मतलब पॉलिसी मेकिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हिरार्की स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने मैन पावर, कितने काम को करना चाहिए, एक मशीन पे कितने आदमी लगने चाहिए, इसकी सारी पॉलिसी बनेगी, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बनेगी। ये टोटली थ्योरी होता है, मतलब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली थ्योरी होता है, और इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं और इसके अंदर भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जनरली केस स्टडी मिलेंगी, एमबीए लेवल पे ज़्यादातर ये पढ़ाई जाती है, चीज़ों को मैनेज कैसे करा जाता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। हमने बोला इसमें क्या किया जाता है, इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब है पास्ट ईयर के डेटा को एनालाइज करना है। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरनल ऑडिट करेंगे। इंटरनल ऑडिट का मतलब ये है कि हमारे जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनको हम किस हद तक यूज कर पाए, क्या हमारे इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम में कोई गड़बड़ियां तो नहीं है। तो ये जानने के लिए हमको इंटरनल ऑडिट का सहारा लेना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑडिट का सहारा लेना पड़ता है, तो जो कि हमको पॉलिसी फ्रेमवर्क में मदद करती हैं। तो पहले डिस्कशन में से 2 MCQ क्वेश्चन बनते हैं, इनकम टैक्स ऑडिट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके सर, नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। यहां से भी MCQ क्वेश्चन आता है आपकी बुक में। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, कॉस्ट क्या होती है। हमने बोला देखो, पेन बना लीजिए आप, या फिर कोई भी टेबल बना लीजिए, या फिर आप कोई भी गुड्स आर्टिकल बना लीजिए। कोई भी आर्टिकल बनाते हैं तो उसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाता हूं मैं। हमने बोला भाई देखो बात कुछ ऐसे है, कोई भी गुड्स आर्टिकल बनाते हैं ना फैक्ट्री के अंदर, तो 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मान लीजिए मैं पेन की ही बात कर लेता हूं, या फिर चश्मा की बात कर लेता हूं, या शर्ट की बात कर लेता हूं। मान लीजिए एक कॉमन सी बात करते हैं, अपने को एक टी शर्ट बनानी है। हमने बोला टी शर्ट में मटेरियल 100 रुपये का लग गया, लेबर हमारी 150 रुपये की लगी, और बाकी के जो खर्चे थे मशीन चलाने का, बिजली का बिल, उसका ऐसे करके हमारे 100 रुपये ये लग गए। तो हमने बोला भैया कॉस्ट किसको बोलेंगे, तो हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर या अमाउंट ऑफ यूज्ड रिसोर्सेज। जितने रुपए के रिसोर्सेज हमने यूज किए हैं वही हमारे लिए कॉस्ट है। कॉस्ट को इंडिविजुअल टर्म्स में देखा जाता है। इंडिविजुअल टर्म्स में मतलब मटेरियल 100 रुपये कॉस्ट, लेबर 150 रुपये कॉस्ट, एक्सपेंसेस 100 रुपये कॉस्ट। तो इंडिविजुअल आइटम को एनालाइज करना, कितने रुपए के रिसोर्सेज लगे हैं, इसी रिसोर्सेज मतलब अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कितने का लगा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। तो देखो हमने अपने नोट्स में यही लिखा है, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूटेड टू कॉस्ट यूनिट। हम जो सामान बना रहे हैं, जैसे टी शर्ट जो बना रहे हैं, तो टी शर्ट बनाने में जो भी अमाउंट हमने एट्रीब्यूट किया है, ये अलग अलग अमाउंट है, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट। दूसरा पॉइंट, सर कॉस्टिंग क्या होती है, टेक्निक होती है, एंड प्रोसेस होती है, एसर्टेनिंग टोटल कॉस्ट। जैसे मैंने अभी टी शर्ट का एग्जांपल लिया, तो मैंने बोला यार देखो टी शर्ट बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, 100, 200, 300, 350 रुपये लगी है। तो ये इन्हीं का जोड़ लगाना, जो भी खर्चे लगे हैं उन सब का जोड़ लगाने की जो टेक्निक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग बोलते हैं। या मैं कहूं कॉस्ट शीट को बनाने की टेक्निक को ही क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग बोलते हैं। तो यहां पे आपको एक ही लाइन ध्यान रखनी है, टेक्निक प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को निकालने की विधि को क्या बोलते हैं, हम कॉस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग तो आप 11th क्लास से पढ़ते आए हैं। तो हमने बोला अकाउंटिंग में क्या होता है, डेटा को क्लासीफाई किया जाता है, उसको फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर एप्रोप्रिएट अलोकेशन किया जाता है, किस चीज का, ऑफ कॉस्टिंग डेटा इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। या सीधे शब्दों में मैं कहूं ना कि कॉस्टिंग के डेटा को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में लेजर पोस्टिंग करके, ट्रायल बैलेंस बना के, सिस्टमेटिक तरीके से डेटा को अरेंज करना ही क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। जैसे अभी टी शर्ट का एग्जांपल लिया हमने, तो हमने बोला यार देख तुमने 100 रुपये मटेरियल लगाए, इसकी तुम कॉस्टिंग की एंट्री बनाओगे ना, कॉस्टिंग की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखोगे ना कि मटेरियल का खर्चा हमारा 100 रुपये है, लेबर का खर्चा 150 है, ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस का खर्चा 100 रुपये है। तो इन्हीं को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, वो क्या कहलाता है, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। ओके सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद आता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या बोलती है, अब एप्लीकेशन करना है, किस चीज का करना है, जो हमारा कॉस्टिंग हमने जो भी कॉस्ट शीट बनाई है उसका, और जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड किया है उसका, ताकि हम क्या कर पाए, प्रिंसिपल फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड
प्रॉफिटेबिलिटी। कहने का मतलब है हमने ये बात करना चाहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी में कि आपने जो भी टी शर्ट बनाई है 350 रुपये में, ये कितने रुपए में बननी चाहिए थी। तो हमने बोला मान लीजिए हमने सेट किया था कि भैया ये 320 रुपये में बननी चाहिए थी, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट है। तो हम बोलेंगे यार अगली बार है ना कोशिश करना कि 320 में ही बन जाए, मतलब जो डेटा लगा है उसको कंट्रोल करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, अगली बार 320 में ही बन जाए। ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, उसी को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो 4 नाम हो गए हैं आपके, चारों नाम में से एमसीक्यू क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे देखो। कॉस्ट में अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ये ध्यान रखना है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ये वर्ड ध्यान रखना है। कॉस्टिंग में टेक्निक एंड प्रोसेस एसर्टेनिंग टोटल कॉस्ट, ये ध्यान रखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है, ये ध्यान रखना है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको प्रिंसिपल, कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करके, उसको एनालिसिस करके उसकी कंट्रोलिंग की पावर को थोड़ा सा मजबूती से रखा जाता है ताकि डेटा को मैनेज किया जा सके और खर्चों को भी कंट्रोल किया जा सके। तो 4 बातें यहाँ पे, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी। नेक्स्ट पे चलते हैं अपना 6 नंबर पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव, ये हम ऑब्जेक्टिव क्यों, मतलब हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़े। देखो अपने जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन अपन ने सीखा था तो उसमें मैंने अभी लिखवाया था इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कि हमको ये फाइंड आउट करना होता है कि एक यूनिट बेच के कस्टमर से कितने रुपए लेने। तो वो तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ही है। उसके अलावा भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग की ओर है। आइए हम पढ़ते हैं। पहला, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हमारे कंपनी के अंदर जितनी भी मशीनें हैं, जितने भी मैन पावर है, हम चाहते हैं कि उनका अधिकतम बढ़िया तरीके से हम यूज कर पाएं। तो ये काम, यूज करने का काम भी कहाँ पे होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होगा। प्रॉफिट को हम मैक्सिमम करना चाहते हैं तो हमारी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव भी कॉस्ट अकाउंटिंग का ही होता है। हेल्प इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो भी हम सामान खरीद के लाते हैं उसको हम स्टोर करते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, फिर जो बच जाता है उसकी वैल्यू क्या होगी। लीफो फीफो मेथड मैंने आपको पढ़ाए थे प्रैक्टिकल पोर्शन में, तो वहां पे लीफो वीफो मेथड से आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने का काम भी कॉस्ट अकाउंटिंग का ही होता है। नेक्स्ट, सेल प्राइस, जब हम सामान को बेचेंगे तो सेल प्राइस कितना होगा, सेल प्राइस डिसाइड करने का काम भी कॉस्ट अकाउंटिंग में ही होता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन कहां से दोगे, कॉस्टिंग से, मतलब जो आपने बनाया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट अकाउंटिंग से दोगे। तो हमने बोला भैया डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन देना। लिंक द कॉस्ट टू द कॉस्ट सेंटर, जो हमारे जो कॉस्ट सेंटर होते हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर क्या होंगे, जैसे एक थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिए हम बनाते हैं भाई साहब, कार बनाने का काम करते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं। पहले डिपार्टमेंट में हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं और उस रॉ मटेरियल को कार के ढांचे में फिट करते हैं, तो ये हमारा एक कॉस्ट सेंटर हो गया। फिर दूसरे वाले में हम इंजन फिट करते हैं, ये हमारा कॉस्ट सेंटर हो गया। फिर हम उसको शोरूम में ले जाके बेचते हैं, ये हमारा प्रॉफिट सेंटर हो गया। तो जहां पे सिर्फ कॉस्ट इनकर करी जाती है वो कॉस्ट सेंटर होते हैं, और प्रॉफिट सेंटर मतलब जहां पे रेवेन्यू जनरेट होती है वो प्रॉफिट सेंटर ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट होता है। तो यहां पे क्वेश्चन ने बोला लिंक द कॉस्ट टू द कॉस्ट सेंटर, मतलब यहाँ पे इस बिल्डिंग में जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो किस डिपार्टमेंट के कितने कितने खर्चे हैं, इसको अलोकेट करने का काम भी कहां किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जाता है। तो एग्जाम में पूछे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में ये बातें लिखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऑप्शन आएंगे आपको, तो उस ऑप्शन में आपको बेस्ट जजमेंट लेना है कि इसमें से बेस्ट आंसर कौन सा होगा। इनमें से कोई एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा आपको, ज्यादातर ये देखने को मिलेगा, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसके अंदर सारी बातें आ जाती हैं। ये अगर ये वाली चीज लिखी हो तो इसमें देखो डिसीजन मेकिंग का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना, सेलिंग प्राइस निकालना, कॉस्ट को कॉस्ट सेंटर से लिंक करना। मतलब इस पॉइंट में ये अगर इनडायरेक्टली रूप से ये सारे पॉइंट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुके, ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 6 के बाद आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, काफी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में इस पॉइंट से 2 से 3 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहले अपन जान लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है। देखो सुनो, अभी मैंने जिक्र किया कि 2 तरह की अकाउंटिंग है, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है नेट प्रॉफिट निकालना, कंपनी खुद का नेट प्रॉफिट निकालना। वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टोटल कॉस्ट निकालना, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसकी टोटल कॉस्ट निकालना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट,
P&L बैलेंस शीट बनाते हैं। और ये जो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते हैं, एक बात बताओ, क्या दुनिया के सभी कोनों में एक जैसा ही बनाया जाता है ना? मतलब डेबिट साइड में एक्सपेंस, इनकम साइड में क्रेडिट, बैलेंस शीट उसी फॉर्मेट से बनाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी लोग एक जैसी अकाउंटिंग करें, सभी लोग एक जैसी ट्रेडिंग P&L में एक जैसे प्रिंसिपल रूल्स लगाएं, उनके लिए कुछ रूल्स बनाए जाए ना, जो वर्ल्ड वाइड सबको फॉलो करने हो, फिर इंडिया में भी फॉलो करने हो। तो हमने बोला अब ये चीज बनाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाते हैं। उसी रूल रेगुलेशन का जो नाम है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको ये बताते हैं कि हमको एक पर्टिकुलर आइटम की अकाउंटिंग कैसे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्रेडिंग P&L में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक है वो मार्केट वैल्यू पे लिखें या कॉस्ट प्राइस पे लिखें या विच एवर इज लोअर पे लिखें, ये बात हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 बताता है। इसी प्रकार फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। तो हमको यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले नहीं पढ़ने, हमको यहाँ पे पढ़ने हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जो बनाए गए स्टैंडर्ड्स हैं, जिनका नाम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो हमको पढ़ने हैं। सर ये होते क्या है? ये चीज क्या होती है, सब लोग अपनी अपनी कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, शोरूम ओवरहेड, ऐसे करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो हमने बोला अब डायरेक्ट जो मटेरियल आप कॉस्ट शीट में लिखते हो, डायरेक्ट मटेरियल लिखते हो, डायरेक्ट लेबर लिखते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हो, फिर फैक्ट्री खर्चा, ऑफिस खर्चा, शोरूम खर्चे, फिर टोटल कॉस्ट निकालते हो। तो डायरेक्ट मटेरियल में कौन कौन से खर्चे शामिल होंगे, इनके बारे में अगर जानना हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 पढ़ना पड़ेगा। लेबर के अंदर कौन कौन सी लेबर शामिल होगी, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए 10 नंबर पढ़ना पड़ेगा। ऐसे करते करते हमने बोला हमको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 तक पढ़ने पड़ेंगे, 1 से लेके 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी लोग अपनी कॉस्टिंग एक तरीके से करें, सभी लोग अपनी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एक जैसा रखें, ताकि डेटा कंपेयर हो पाए, आपकी कॉस्ट शीट मैं समझ पाऊं, मेरी कॉस्ट शीट आप समझ पाए। ऐसा थोड़ी ना कि मन मुताबिक आया वैसे आप कॉस्ट निकाल लो। तो यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग का ब्रॉड मीनिंग ये है, ये कुछ रूल रेगुलेशन है जो एक पर्टिकुलर आइटम को डिसाइड करते हैं कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बुक्स क्या होने वाला है। तो यहां पे हमको फाउंडेशन लेवल पे इतना ब्रॉड नहीं पढ़ना है, मतलब पूरे 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ने हैं। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड ही पढ़ना है, सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको, ज्यादा कुछ यहाँ पे याद नहीं रखना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट बनाने में काम आते हैं। ये कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं और ये रूल रेगुलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जाने जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग वाले उनके आगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अच्छा जनाब, ये बनाता कौन है सर? तो हमने बोला देखो एक चीज है, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, 2 इंस्टीट्यूट बना रखे हैं। एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है शॉर्ट में सीए बोलते हैं, और सीए में अपना जो अपन कोर्स कर ही रहे हैं। सीए वालों को काम दिया गया है कि आप क्या करें, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मैटर आप डील करें। और कॉस्ट अकाउंटिंग वालों को, सीएमए वालों को क्या दिया गया है कि आप कॉस्ट शीट लोग कैसे बनाएं, इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करें। तो यहां पे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, CAS कौन इश्यू करता है, ICMAI इंस्टीट्यूट का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इश्यू करता है। और CA इंस्टीट्यूट का जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इश्यू करता है। तो भारत सरकार के ही 2 इंस्टीट्यूशन है जो ये दोनों काम अलग अलग बांटे हुए हैं। ये ट्रेडिंग P&L बनाने में काम आते हैं और ये कॉस्ट शीट सब लोग एक जैसी बनाए उसके लिए काम आते हैं। तो अभी तक देखो क्या पढ़ा हमने। अभी तक स्टार्टिंग में हमने पढ़ा 3 तरह की अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट। फिर हमने पढ़ा कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी। ऑब्जेक्टिव पढ़ा, ऑब्जेक्टिव के बाद CAS के बारे में हमने जाना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने एग्जाम के अंदर जो 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, इनके नाम याद रखने। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बताइए कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी कितने नंबर पे है, तो आपको नंबर याद रखना पड़ेगा 8। या उल्टा सवाल पूछा जा सकता है, बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 है उसका क्या नाम है, बताइए 9 नंबर है उसका क्या नाम है, बताइए 15 नंबर है उसका क्या नाम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको क्या करना पड़ेगा, ये 24 के 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम याद रखने पड़ेंगे। सर ये क्या क्या चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं कि आप जब कॉस्ट को क्लासीफाई करोगे तो सब लोग एक जैसा क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके लिए सभी लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा। हमको 1 पढ़ना नहीं है, फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ 24 नाम याद रखने हैं, इंटर लेवल पे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना है, और फाइनल लेवल में पूरी एक बुक है इनके ऊपर, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें एक टॉपिक है, ये फाइनल की बुक है, ऐसी मिलेगी आपको, कॉस्ट ऑडिट की बुक मिलेगी फाइनल में। इसके अंदर ये 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी वहां पे कराए जाएंगे। फाउंडेशन लेवल पे सिर्फ आपको नाम याद रखना है। फिर हमने बोला भैया कैपेसिटी डिटरमिनेशन, फिर हमने ओवरहेड, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्विजिशन, सप्लाई ऑफ गुड्स, ये आपको नाम याद रखने हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं आएंगे ये वाले आपके फाउंडेशन लेवल पे, सिर्फ नाम और सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं। 24 के 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ये रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है ना, ये लगभग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 के आधार पे है, लेकिन पूरा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग से भी दिया गया है। तो आइए जनाब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपसे पूछेगा बताइए नेचर के आधार पे या एलिमेंट के आधार पे कॉस्ट कितने प्रकार की होती है। तो आप बताएंगे सर मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना, बस आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से टाइप की, नेचर के हिसाब से कौन से कितने टाइप्स की होती है। तो हम बताएंगे 3 टाइप की होती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। भैया कोई भी आइटम जैसे पेन बनाते हैं तो 3 ही एलिमेंट है, इसमें मटेरियल लगा, लेबर लगा और बहुत सारे खर्चे लगे, खत्म का। दूसरा, काम करने के आधार पे, फंक्शन के आधार पे कौन कौन सी कॉस्ट होती है। तो हमने बोला भाई देख फंक्शन के आधार पे है टोटल कॉस्ट जो है उसके 2 पार्ट है। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। देखो, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट बोल लो, और दूसरा होती है हमारी कॉमर्शियल कॉस्ट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जो कॉस्ट शीट बनाते हैं, प्राइम कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगती है, और फैक्ट्री के खर्चे भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ही पार्ट माने जाते हैं। लेकिन फिर हम उसको ऑफिस और फिर उसको शोरूम, मतलब अब हम उसका व्यापार करना चाहते हैं, कमर्शियल कॉस्ट। तो हमने बोला एडमिन जो कॉस्ट होती है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, वो कौन सी कॉस्ट होती है। तो हम बताएंगे वो कमर्शियल कॉस्ट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में पूछेगा आपसे बताइए ऑफिस ओवरहेड है वो कौन सी कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, या फिर कमर्शियल कॉस्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव है, या फिर ऑल द अबव है, समथिंग लाइक दैट। तो आप बताएंगे एडमिन कॉस्ट है वो कमर्शियल कॉस्ट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री तक के खर्चे, और उसके बाद वाले खर्चे हैं वो आपके कमर्शियल कॉस्ट के पार्ट माने जाएंगे, और ये फंक्शन के आधार पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी कॉपी में लिख लेना भैया, इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। मैं पहले ही बता चुका हूं, डायरेक्ट कॉस्ट वो है जो वेरिएबल इन नेचर है और एक प्रोडक्ट के ऊपर कितने रुपए की लगी है ये इजीली आइडेंटिफाइड है, वो डायरेक्ट कॉस्ट मानी जाएगी। और ऐसे खर्चे जो लगे तो हैं इसके ऊपर, लेकिन कितने रुपए के लगे हैं प्रोडक्ट के ऊपर, वो इनडायरेक्ट रूप से निकाले जाए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना याद रखना है, ट्रेसेबिलिटी के आधार पे टोटल कॉस्ट है वो कितने पार्ट की होती है, तो हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, एंड सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट वन, बाय चेंज इन एक्टिविटी या फिर बिहेवियर या फिर वॉल्यूम। तो इसमें से भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, बताइए एक्टिविटी के आधार पे टोटल कॉस्ट है वो कितने टाइप की है। तो हम बताएंगे 3 टाइप की, पहला वेरिएबल, दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट, और तीसरा सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन एक्टिविटी, वॉल्यूम या फिर आपका बिहेवियर के आधार पर कॉस्ट कितने प्रकार की, था हम बोलेंगे भैया 3 प्रकार की। कौन कौन सी है सर? पहली है वेरिएबल कॉस्ट, जो कॉस्ट शीट बनाते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं, डायरेक्ट लेबर लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट पावर जो भी यूज करते हैं अपन, जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको हम वेरिएबल कॉस्ट लगभग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो खर्चा आता है वो आता है फिक्स्ड कॉस्ट का। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट में भी बहुत सारी कॉस्ट होती है। पहला कॉस्ट कौन सी होती है? वैसे फिक्स्ड कॉस्ट हमने जनरल सेंस में ये पढ़ते हैं कि जो टाइम ड्यूरेशन के आधार पे जो खर्चा लगता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखो पहली फिक्स्ड कॉस्ट है वो है हमारी कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट का मतलब क्या है? कमिटेड मतलब है जो मैनेजमेंट चाहे तो हटा नहीं सकता, मतलब रिड्यूस नहीं कर सकता एकदम से। जैसे मान लीजिए मैंने बिल्डिंग का रेंट एग्रीमेंट करा लिया है 12 महीने का,
और रेंट देता हूँ, 2 महीने बाद मुझे लगता है, मेरी कंपनी वालों को लगता है कि इस बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, तो बताओ एग्रीमेंट अगर 12 महीने का हो गया है तो 12 महीने तक तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, रेंट देना ही पड़ेगा पर मंथ। तो इसका मतलब हो गया, पहली कमिटेड का मतलब है कमिट हो चुकी है, अब ये वापस नहीं ली जाएगी। एग्जाम्पल हमने बोला भैया, एक तो आता है रेंट, इंश्योरेंस 12 महीने का, एक टाइम ड्यूरेशन का पैक हो जाता है। डेप्रीशिएशन, अब भैया चाहे आप जो मशीनें हैं, जो बिल्डिंग है उसको यूज करो चाहे मत करो, डेप्रीशिएशन हर महीने का लगेगा ही लगेगा, वो तो कैलकुलेट होगा ही होगा। तो हमने बोला ये कुछ कमिटेड कॉस्ट हैं जो मैनेजमेंट चाहे तो कम ज्यादा नहीं कर सकता है इंस्टेंटली। जैसे मैनेजमेंट का है, इसके ऊपर ज्यादा कोई भी डिस्क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, मतलब कोई ऐसा एकदम से कंट्रोल नहीं है कि चाहे तो एकदम से कम कर दे। जैसे वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वर्कर को एकदम से हटा सकता है तो अगले ही महीने सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन ये जो खर्चे हैं इन पे मैनेजमेंट का ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, लिटिल बिट कंट्रोल हो सकता है, वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेंट कंट्रोल नहीं हो सकता है। दूसरा आता है हमारा पॉलिसी मैनेज्ड कॉस्ट। पॉलिसी मैनेज्ड कॉस्ट, पॉलिसी मैनेज्ड कॉस्ट का मतलब है जो हमने पॉलिसी बनाई है उनको इंप्लीमेंट जब हम करवाते हैं तो कुछ खर्चे लगते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी पॉलिसी, इसका डिस्क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चाहे, सॉरी मैनेजमेंट चाहे तो इसको कम ज्यादा कर सकता है, ये उसके हाथ की बात होती है। जैसे एग्जांपल स्टाफ सर्विस, स्टाफ रखना है कि नहीं रखना है ये मैनेजमेंट के हाथ की बात होती है। कितने लोगों को इस पॉलिसी में इन्वॉल्व करना है ये मैनेजमेंट के हाथ की बात होती है। तो हमने बोला इस ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं पॉलिसी मैनेज्ड कॉस्ट। जो हमने प्लान बनाया उसको इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए जो खर्चे लगते हैं उनको पॉलिसी मैनेज्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, पूछेगा भैया स्टाफ की सैलरी जो है, स्टाफ सर्विस का खर्चा है, वो कौन सी कॉस्ट है। आपको क्वेश्चन मिलेगा कमिटेड कॉस्ट है, पॉलिसी कॉस्ट है, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है या स्टेप कॉस्ट है। तो आप उसमें लिखेंगे सर ये पॉलिसी मैनेज्ड कॉस्ट है। तो यहां से एक MCQ क्वेश्चन आपके साथ में बन सकता है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। जैसे R&D की कॉस्ट होती है जिसके ऊपर मैनेजमेंट का कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, R&D का खर्चा लगेगा ही लगेगा, उसके ऊपर कोई ज्यादा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर रिसर्च और डेवलपमेंट आपकी फेल हो गई है तो खर्चा आपका लगेगा ही लगेगा, जो खर्चा हो चुका है वो वापस नहीं होएगा। तो ये हो गई आपकी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट मतलब है एक लेवल तक फिक्स रहेगी, फिर जैसे ही वो लेवल आ जाएगा उसके बाद दोबारा से वो बढ़ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक रूम चाहिए, रूम का किराया है 5,000 रुपये पर मंथ और इसमें 50 बच्चे आ सकते हैं। तो जब तक मेरे पास में 50 बच्चे आएंगे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो रहेगी 5,000 रुपये पर मंथ। लेकिन जैसे ही 50 से 51 बच्चा आएगा तो मुझे एक रूम नया लेना पड़ेगा, वो 20 की कैपेसिटी का रूम है और उसका किराया है 3,000 रुपये पर मंथ। तो बोलूंगा ये मेरी स्टेप कॉस्ट है। अब जो रेंट है ना वो मेरी स्टेप कॉस्ट है। स्टेप कॉस्ट मतलब 50 बच्चे तक आएंगे तो इतना ही खर्चा लगेगा, जैसे ही बच्चे बढ़ेंगे तो फिर 70 तक हो जाएंगे तो 5 और 3 8,000 रुपये का खर्चा रहेगा और सो ऑन बढ़ती रहेगी। मतलब एक ड्यूरेशन तक फिक्स रहेगी, जैसे ही वो ड्यूरेशन या कैपेसिटी अचीव हो जाती है उसके बाद दोबारा से खर्चा लगना शुरू हो जाता है। तो स्टेप कॉस्ट मतलब कॉस्ट कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, एक आउटपुट तक तो कॉन्स्टेंट रहेगी एंड देन इंक्रीज बाय फिक्स अमाउंट एट हायर लेवल आउटपुट। तो जैसे ही आप आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करेंगे उसके बाद दोबारा से खर्चा लग जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है फिक्स्ड कॉस्ट 4 प्रकार की होती है, कमिटेड, पॉलिसी, डिस्क्रिशनरी और स्टेप कॉस्ट। नेक्स्ट आता है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल मतलब जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों पोर्शन शामिल हो। जो प्रैक्टिकल पोर्शन आपने उसमें अच्छे से क्वेश्चन भी किए हैं। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला MCQ इसके अंदर से आता है कि एक्टिविटी के आधार पे कॉस्ट कितने प्रकार की, तो आप लिखेंगे 3 प्रकार की। फिक्स्ड कॉस्ट में फिर कौन सी कॉस्ट है, ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। हाँ जी, तो D पॉइंट के बाद आ जाएंगे हम E पॉइंट पे। कंट्रोलेबिलिटी के आधार पे 2 ही खर्चे होते हैं, एक कंट्रोलेबल और एक अनकंट्रोलेबल। वही वाली बात, मैनेजमेंट के हाथ में हो कम करना, मैनेजमेंट के हाथ में कम नहीं हो, वही 2, कंट्रोल और अनकंट्रोल। प्राइम कॉस्ट है वो जनरली मानी जाती है मैनेजमेंट के हाथ में। प्राइम कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, मैनेजमेंट चाहे तो बढ़ा सकता है, मैनेजमेंट चाहे तो कम कर सकता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। लेकिन अनकंट्रोल जैसे रेंट ऑफ बिल्डिंग है जो ऊपर बताया था, वही बात यहाँ पे अनकंट्रोल है, उसके ऊपर भी कंट्रोल है लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन जाने के बाद है। तो यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे कंट्रोलेबिलिटी के आधार पे कॉस्ट
दो प्रकार की है, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। नेक्स्ट आता है सर नॉर्मेलिटी के आधार पे। नॉर्मेलिटी के आधार पे, लंबी सांस लो एक अंदर से, है ना। नॉर्मेलिटी के आधार पे आओ। नॉर्मेलिटी के आधार पे हमने बोला भाई खर्चे कितने प्रकार के, एक नॉर्मल कॉस्ट और एक अब नॉर्मल कॉस्ट। दो टाइप के खर्चे आपके यहां पे होंगे। नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट इनकर्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। जब कॉस्ट शीट वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक लिस्ट बनाई थी कि ये खर्चे कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे, मतलब कस्टमर की कॉस्ट शीट में सिर्फ वही खर्चे आ सकते हैं, वही कॉस्ट आ सकती है जो कस्टमर से जायज रूप से वसूल की जा सके। तो हमने बोला जो खर्चे जो कॉस्ट शीट में ऐड किए जा सकते हैं वही आपकी नॉर्मल कॉस्ट कहलाते हैं। और अबनॉर्मल कॉस्ट मतलब है हमारी गलती के कारण कोई नुकसान हो जाए तो ऐसे खर्चों को हम बोलेंगे अबनॉर्मल कॉस्ट। तो ये कभी भी कस्टमर के बिल में नहीं जुड़ते, कस्टमर की कॉस्ट शीट में नहीं जुड़ते। कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू केयरलेस वर्किंग, नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। ये कॉस्टिंग P&L अकाउंट में लिखे जाते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, थेफ्ट एटसेट्रा। तो सिर्फ दो ही बातें रखनी है नॉर्मेलिटी के आधार पे, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिलेशनशिप के आधार पे। रिलेशनशिप कौन सी वाली, ध्यान रखना, ये आप वाली नहीं है, ये दूसरी वाली, ये कॉस्टिंग की रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप के आधार पे विद अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के आधार पे, जैसे अपन ने पढ़ते थे ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसे ही कॉस्ट भी तो पढ़ेंगे ना। तो एक कैपिटल कॉस्ट और एक रेवेन्यू कॉस्ट। रेवेन्यू कॉस्ट मतलब डे टू डे जो खर्चे लगते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस में, वो हमारे रेवेन्यू कॉस्ट। और जो फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए करे जाते हैं वो हमारी कैपिटल कॉस्ट। सिंपल। मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी और डे टू डे एक्सपेंसेस। यहाँ पे इंक्रीज अवर अर्निंग कैपेसिटी, इंक्रीज अवर अर्निंग कैपेसिटी का मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट खरीदना। कोई नया एसेट्स खरीदोगे तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और फिक्स्ड कॉस्ट एसेट जब परचेज करते हैं तो हमने बोला भैया कैपिटल कॉस्ट मतलब कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करना या फिर हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोई खर्चा करना। रेवेन्यू मतलब हमारी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन रहे उसके लिए खर्चे करना। तो यहाँ पे रिलेशनशिप के आधार पे आ गई है। बच्चे भावुक हो जाते हैं कई बार रिलेशनशिप के अंदर, है ना। बाय टाइम के अनुसार आ जाओ। टाइम के अनुसार कौन कौन सी कॉस्ट है? हमने बोला भैया टाइम के अनुसार है, पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल मतलब पहले जो लग चुकी है, पिछले साल या पिछले पीरियड में जो लग चुकी है। और एक होता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मतलब है आगे खर्चा होने वाला है, उसको पूर्व अनुमान कर लिया गया है, उसको हम बोलते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो आओ जरा, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब होता है एज सर्टेन्ड आफ्टर बीइंग इनकर्ड, खर्च होने के बाद निकाली जाती है। कॉस्ट कंप्यूटेड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पीरियड, ये पहले ही निकाली जाती है अनुमान के आधार पे। नॉट हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल, ये कॉस्ट कंट्रोल में हमारी हेल्प नहीं करती है। कॉस्ट कंट्रोल मतलब जितना सोचा था हमने उतना ही खर्चा हो। जैसे आपने सीएमए बनने का सोचा, आपने सोचा सीएमए 3 लाख रुपए में बन जाऊंगा, 3 लाख रुपए खर्चा आएगा, और एक्चुअल में आप 3 लाख रुपए में या 2,70,000 रुपए का ही खर्चे में आप सीएमए बन गए, तो आपने अपनी कॉस्ट को क्या कर लिया है, कंट्रोल। तो हमने बोला भैया हिस्टोरिकल कॉस्ट कभी भी हेल्पफुल नहीं होती है कॉस्ट कंट्रोल में, क्योंकि कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है ऑलरेडी खर्च हो गया, और खर्च ही हो गया तो कंट्रोल का एक होगा। यहां पे दूसरा आता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हमने बोला भैया ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बिकम स्टैंडर्ड कॉस्ट आफ्टर साइंटिफिक रिसर्च। मतलब कहने का हमने कोई चीज के लिए कुछ कॉस्ट डिसाइड करी और उसमें कुछ रिसर्च वगैरह लगाई तो हम उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट बोल देंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट का थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूं। देखो मैंने बोला कि मुझे ना पेन बनाने का काम करना है। पेन बनाने के लिए मैंने सोचा भाई कि मटेरियल में है ना टोटल, मान लीजिए मैंने बोला मटेरियल लगाऊंगा मैं, टोटल मेरे 500 रुपये का मटेरियल खरीद के लाऊंगा, लेबर मैं 300 रुपये की लगाऊंगा, ओवरहेड मेरे 400 रुपये के हो जाएंगे। इस प्रकार टोटल कॉस्ट मेरी है 500, 300, 800, 804, 1200 रुपये के आसपास पूरा सामान लेके आऊँगा। अब मैंने पेन बनाना शुरू किया, तो पेन बनाने के मैंने एक पेन बनाया, उस एक पेन में 4 रुपये की मेरी मटेरियल कॉस्ट लगी, 2 रुपये का मेरा लेबर लगा और 3 रुपये का मेरा अदर खर्चे लगे। तो 4, 2, 6, 6 और 3, 9 रुपये का खर्चा आया। ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट है। अब मैंने बोला यार इस एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए मुझे एक स्टैंडर्ड कॉस्ट भी चाहिए, और ये मेरी है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट।
मैंने बोला यार पूरे पूरे एक पीरियड के अंदर मेरे इतने एक रुपए के खर्चे हो सकते हैं, मैंने अपना प्री डिटरमाइन किया। अब इस प्री डिटरमाइन कॉस्ट को मैं रिसर्च करूंगा। रिसर्च क्या करूंगा कि एक पेन बनाने में कितने रुपए के खर्चे लगने चाहिए थे, तो यही प्री डिटरमाइन कॉस्ट को मैं क्या बना दूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट बना दूंगा। तो मैं रिसर्च करूंगा, मैंने बोलूंगा भैया ये लगना चाहिए था 3.4 रुपए का, ये लगना चाहिए था 2 रुपए का, ये लगना चाहिए था 2.9 रुपए का। ऐसा करके मेरा ये आएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब एक पर्टिकुलर चीज में कितने रुपए लगने चाहिए थे वो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, और एक पीरियड के दौरान टोटल मेरा प्री डिटरमाइन खर्चा कितना होना चाहिए था वो मेरा प्री डिटरमाइन कॉस्ट होती है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करती है, आंसर इज नो। दूसरा, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट कब बनती है, तो हम बोलेंगे आफ्टर रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। ओके सर। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंट अकॉर्डिंग टू प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग कंट्रोल के आधार पे हमारी टोटल कॉस्ट है वो कितने टाइप्स की होती है। पहला आते हैं इसके अंदर बजटेड कॉस्ट, और दूसरा हम लिखते हैं इसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब ये भी स्टैंडर्ड कॉस्ट तो समझाया है मैंने, साइंटिफिक रिसर्च के आधार पे एक यूनिट कितने रुपए में बननी चाहिए थी। चलिए इन दोनों का अंतर समझते हैं। हमने बोला ये भी एस्टिमेट है ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशन। पूरे बिजनेस के ऑपरेशन में कितना खर्चा लगना चाहिए, जैसे बजट होता है ना, आपके एजुकेशन पे कितना बजट लगना चाहिए, आपके स्वास्थ्य के ऊपर कितना, हेल्थ के ऊपर कितना बजट खर्च होना चाहिए। तो इसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्च होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना होना चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितना खर्चा होना चाहिए था। बजट का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट का ओवरऑल एक्सपेंडिचर को प्री डिसाइड करना, वो होता है हमारा बजट। दूसरा, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बजट। जो भी हमारा ये जो भी डेटा आएगा वो बजट को, बजट क्या होता है, फ्यूचर के में एक डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा होने वाला है उसी को बनाने में ये बजट, मतलब बजट बनाने में ये डेटा काम आएगा। बजटेड कॉस्ट का यूज कहाँ आएगा, बजट बनाने में आएगा। यूज इन प्लानिंग, फिर आप इसे प्लान कर सकते हैं। वहीं पे स्टैंडर्ड कॉस्ट का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। दिस इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। अभी भी बताया ना, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को साइंटिफिक रिसर्च करा दो तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाती है। दिस इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बेस्ड ऑन द टेक्निकल एस्टिमेट्स। रिसर्च करने के बाद में वो स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाती है। मैंने सोचा पूरे एक महीने में 1000 रुपए का मटेरियल लेके आऊंगा, ये मेरी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। एक पेन बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, ये मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओके, व्हाट कॉस्ट शुड बी, क्या कॉस्ट होनी चाहिए थी, इस बात पे डिसाइड करेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एक एक मटेरियल पे कितना, लेबर पे कितना, ओवरहेड पे कितना स्टैंडर्ड लगना चाहिए था, एक एक का निकाला जाएगा। जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। यूज इन कंट्रोलिंग, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्लानिंग में काम आती है और ये कंट्रोलिंग में काम आती है। प्लानिंग मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए काम आती है, और ये आती है कंट्रोल करने में काम। कंट्रोल का मतलब है जो पेन 10 रुपए में बनना चाहिए था वो पेन आपने 12 रुपए में बनाया है, तो ये कंट्रोल करिएगा काम को, तो ये कंट्रोलिंग में काम आती है। और ये प्लानिंग, प्लानिंग मतलब फ्यूचर में मटेरियल कितने रुपए का खरीदना है, कितने रुपए का प्लान करने का खरीदना है। तो यहाँ पे ये बजटेड कॉस्ट के नाम से जानी जाएगी। तो बस एक ही ध्यान रखना है, ये प्लानिंग, ये कंट्रोलिंग। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, बताइए बजटेड कॉस्ट कहाँ हेल्पफुल होती है, कॉस्ट प्लानिंग में, कॉस्ट कंट्रोल में, नन ऑफ दीज, ऑल द अबव, तो आप बताएंगे कॉस्ट प्लानिंग में। नेक्स्ट आता है जनाब आपका फॉर मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजरियल डिसीजन के आधार पे कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, आओ जनाब पढ़ते हैं। पहला आता है जनाब मार्जिनल कॉस्ट। ये इंटर के अंदर आपका एक पूरा का पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग का एक चैप्टर आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ना है और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आइए जनाब पढ़ते हैं। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है, मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम है वेरिएबल कॉस्ट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ यूनिट के आधार पे ज्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ यूनिट के आधार पे कम हो जाती है। दूसरा हमने बोला था प्रोसेस इन विच ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से समझते हैं। हमने बोला भाई एक ऐसी प्रोसेस है मार्जिनल कॉस्टिंग जिसके अंदर हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं। क्या चीज करने के लिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए और इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए।
दूसरी बात, फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इसी बात को मैं एक चीज से समझाता हूं आपको। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने ना एक फैक्ट्री रेंट पे ले ली, ठीक है, और उससे 1 यूनिट बनाता हूं तो वेरिएबल खर्चा लगता है 5 रुपए और रेंट है मेरा 5,000 रुपए पर मंथ। अब एक बात बताओ, सारे बच्चे एक बात बताना, अगर मैं 1 महीने में 10,000 यूनिट बना लूं तो मेरा टोटल खर्चा कितना आएगा? तो 10,000 मल्टीप्लाई 5 कितना रुपया आएगा? 50,000। और ये मेरी कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। क्या फिक्स्ड कॉस्ट तुम 10,000 यूनिट बनाओगे तो अलग लगेगी, या हमने बोला दोनों जगह ही सेम लगेगी? 10,000 बनाओगे तो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब इसी बिल्डिंग में बनाओगे तो भी 5,000 ही लगेगी, और अगर तुम इसी बिल्डिंग को यूज करके 8,000 यूनिट बना लोगे तो 1 यूनिट का 5 रुपया, मतलब 8 5 40,000 रुपए। आप अगर 7,000 यूनिट बनाओगे तो आप 7 5 35,000 रुपए। कहने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट जो होती है ना, उसमें वेरिएबल कॉस्ट का ही पोर्शन शामिल होता है। फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन वो इररिलेवेंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग कैसे? हमें 7,000 यूनिट बनानी चाहिए या 8 बनानी चाहिए या 10 बनानी चाहिए इस बिल्डिंग को यूज करके, तो हमने बोला ये रेंट का जो फैक्टर है ये इररिलेवेंट है कि हम कितनी यूनिट बनाएं। अगर हमको ये डिसाइड करना है कि कितनी यूनिट बनाएं तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करो। आपको खर्चा कम रखना है तो कम यूनिट बनाओ, और आपको खर्चा ज्यादा करना है तो ज्यादा यूनिट बनाओ, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का कोई भी योगदान नहीं है। और सिंपल शब्दों में समझाता हूं, मैंने बोला यार आप सीएमए फाउंडेशन में आपने पेपर में आपने एडमिशन ले लिया, आपने 4,000 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए होंगे और नए एडमिशन लिए हैं तो 5,000 रुपए दिए होंगे। ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। अब कितना पढ़ाई करूं, कितनी पढ़ाई करूं, कितनी अच्छी से पढ़ाई करूं, तो जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे तो आपको उसके लिए नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, पेन की जरूरत पड़ेगी, कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। हमने बोला ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे ये खर्चे उतने ज्यादा लगेंगे, जितना कम पढ़ेंगे ये खर्चे उतने कम लगेंगे। लेकिन कितना पढ़ूं, इस बात का डिसीजन लेने के लिए क्या आप ये डिसाइड करोगे कि भैया रजिस्ट्रेशन फीस कितने रुपए लगी? कहने का मतलब इस 4,000 का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कम पढ़ने वाला बच्चा है तो उसका 4 नहीं 3 में होएगा, और ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है तो उसका 4 में नहीं 5 में होएगा। कहने का मतलब है पढ़ाई कितनी करनी है उस बात का इससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज नॉट रेलिवेंट। तो इसी बात को कॉस्टिंग की भाषा में कैसे बताया जाएगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बताया जाएगा? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बताया जाएगा कि मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें सिर्फ वेरिएबल पोर्शन को ही कंसिडर किया जाता है टोटल कॉस्ट निकालने में, या फिर कोई भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने में, और डिसीजन मेकिंग में इसका कोई भी योगदान नहीं होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। ध्यान रखना फिक्स्ड कॉस्ट का। तो 2 क्वेश्चन यहां पे एग्जाम में आपके लिए बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखो जरा, 2 क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं एग्जाम में यहां पे। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन आता है मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? तो हम बताएंगे वेरिएबल कॉस्ट। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जब टोटल कॉस्ट हम निकालते हैं तो कौन सी कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है? तो आप बताएंगे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर किया जाता है। तीसरा आपसे पूछेगा क्या फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट होती है कि नहीं होती? तो आप लिखेंगे नॉट रेलिवेंट। 3 एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है साहब आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब है ऐसा खर्चा या ऐसे रिसोर्सेज जिनका बदले में हमको इंस्टेंट पेमेंट करना पड़ता है। जैसे दिस इन्वॉल्व एक्चुअल कैश आउटफ्लो, जिनके बदले में एक्चुअल कैश आउटफ्लो होता है, जैसे मटेरियल को परचेज करना आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है। बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या डेप्रीशिएशन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है? तो हम यहां लिखेंगे नहीं साहब, डेप्रीशिएशन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट थोड़ी ना है। डेप्रीशिएशन जब हम लिखते हैं तो कोई एक्चुअल में पेमेंट थोड़ी ना करते, पेमेंट तो पहले हो चुकी है जब हमने एसेट खरीदी थी। तो एट प्रेजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या हमने कोई एक्चुअल में कैश का पेमेंट किया है? आंसर इज नो। तो हमने बोला डेप्रीशिएशन है वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है। लेकिन हमने बोला ये फिर रेलिवेंट होती है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है ना वो रेलिवेंट होती है किस डिसीजन में? मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन का मतलब ये है कि मान लीजिए हम बनाते हैं, कार बनाते हैं, और कार बनाने की सारी सामग्री हमारे पास है, और टायर हमको चाहिए कार में लगाने के लिए। अब टायर
सारी मतलब इंजन वगैरह सब बनाते हैं हम, बॉडी वगैरह सब बनाते हैं। अब हम सोचते हैं यार टायर जो है ना, क्या हम खुद ही बनाए या बाहर मंडी से एमआरएफ के टायर बने बनाए ले आए। तो ये डिसीजन लेने के लिए कि हमको खुद ही बनाए टायर या बाहर से लेके आए, इसी को बोलते हैं मेक और बाय डिसीजन। और इस डिसीजन को लेने के लिए कौन सी कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कैसे? हम खुद बनाएंगे तो हमने बोला रॉ मटेरियल चाहिएगा, लेबर चाहिएगा, जो लेबर हमारे पास खुद की है उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं, तो हम बोलेंगे लेबर नहीं चाहिएगा, सिर्फ रॉ मटेरियल चाहिएगा। और अगर मान लीजिए बाहर से खरीदते हैं तो टायर के बदले में फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, तो फुल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो हम डिसाइड करेंगे कि अगर खुद बनाते हैं, खुद मेक करते हैं, तो कितने खर्चे हमको पे करने पड़ते हैं, और अगर बाय करते हैं तो कितना पे करना पड़ता है। दोनों में देखेंगे कौन से में कम पे करना पड़ता है, फिर अब वही डिसीजन हम ले लेंगे। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का यूज कहां होता है? मेक और बाय डिसीजन में। ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब है दो लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब अगर 10,000 यूनिट बनाए तो खर्चा कितना, 12 बनाए तो खर्चा कितना, तो इन दोनों का गैप निकालना ही डिफरेंशियल कॉस्ट होती है। तो जैसे चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर 10,000 यूनिट बनाऊं तो खर्चा आता है 20, 1200 यूनिट बनाऊं तो खर्चा आता है 22, तो मैं बोलूंगा 2000 है वो मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, मतलब डिफरेंशियल कॉस्ट है। दूसरा 500 यूनिट बनाऊं तो लगते हैं 5000, 450 बनाऊं तो लगते हैं 4600, तो मतलब 400 रुपए कम लगते हैं, तो मैं बोलूंगा ये डिक्रीमेंटल कॉस्ट है। मतलब दो लेवल ऑफ एक्टिविटी के बीच का जो खर्चा होता है उसी को हम डिफरेंशियल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। और ये डिफरेंशियल कॉस्ट या तो इंक्रीमेंटल हो सकती है या फिर डिक्रीमेंटल हो सकती है। इसमें से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट आता है जनाब संक कॉस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संक कॉस्ट का मतलब मेरे भक्तों ये है, ऐसा कोई काम शुरू किया, खर्चा हमने लगाया, फिर हमारी नीयत बदल गई, हम वो काम को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। जैसे हमने सीएमए के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया 4,000 रुपये या 5,000 रुपये का, 2-3 महीने बाद लगता है भाई हमको सीएमए नहीं करना, तो हमने बोला भूल जाओ 4-5,000 रुपये को, ये चार अगर जमा कराए हैं तो 4 को भूल जाओ, और जिस बच्चे की रजिस्ट्रेशन 5,000 लगी है 5,000 भूल जाओ। हमने बोला भूल जाओ। भूल जाओ का मतलब ये डूब गए। डूब गए को ही कॉस्टिंग की भाषा में बोलते हैं संक कॉस्ट। काम शुरू किया, खर्चा लगाया, फिर काम बंद किया, वो खर्चा डूब गया, इसी को बोलते हैं संक कॉस्ट। और एग्जांपल देता हूं, आपने एक फैक्ट्री डाली तो आप एक मशीन लेके आए, काम शुरू किया, 2-3 महीने बाद लगता है धंधा जमा नहीं, बंद कर देते, तो जो भी खर्चा आपने अभी तक लगाया वो डूब गया। दिस इज अवर संक कॉस्ट। अच्छा एक बात बताओ, क्या संक कॉस्ट फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना हो, कि कोई काम करें कि नहीं करें, तो क्या भूतकाल में लगाएगा? भूतकाल मतलब पास्ट में जो पैसा लगाया आपने, क्या वो रेलिवेंट है? मतलब अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको कि 4,000 रुपये का आपने रजिस्ट्रेशन कराया सीएमए फाउंडेशन का, 2 महीने बाद आपको लगता है मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मतलब आप अपना फ्यूचर का डिसीजन लेना चाहते हैं कि सीएमए करना है कि नहीं करना। तो बताओ इस डिसीजन को लेने में क्या ये 4,000 देखोगे क्या तुम? तो डूब चुके हैं, उनका क्या मतलब? फ्यूचर में डिसीजन देखने के लिए आप क्या सोचोगे? सीएमए बनने के बाद अर्निंग कितनी होगी, या फिर मैं एमबीए करना चाहता हूं, सीएमए नहीं करना चाहता हूं, इसमें अर्निंग कितनी होगी? तो फ्यूचर के डिसीजन लेने के लिए आपको आगे कितना खर्चा लगेगा वो देखना पड़ेगा ना, पास्ट में जो खर्चा लगा है वो थोड़ी ना देखना पड़ेगा। तो इसी को संक कॉस्ट बोलते हैं। और संक कॉस्ट होती है वो डिसीजन मेकिंग में कोई योगदान उसका नहीं होता है। तो यही खर्चा लिखा हमने, दिस इज इररिकवरेबल कॉस्ट। इररिकवरेबल का मतलब है अब ये रिकवर नहीं की जा सकती, लग गई, डूब गई, खत्म। नॉट रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, और फ्यूचर के डिसीजन लेने के लिए भी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। एग्जाम्पल, एक्सपेंस ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो खर्चे ऑलरेडी आप करते जाते हैं वो सब संक कॉस्ट होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैंने 1/1/2018 को एक प्लांट परचेज किया 5 लाख रुपए का, उस पर डेप्रिसिएशन लगाता हूं 10%। अब 2020 में मेरे को कुछ लगा,
नाउ वी वॉन्ट टू रिप्लेस अवर प्लांट बाई परचेजिंग न्यू प्लांट। हम चाहते हैं यार ये मशीन बेकार हो गई है, अब नई मशीन लाएंगे, ये मशीन खत्म, दूसरा लाएंगे। जैसे आप फोन देखते हो ना, 2 साल फोन यूज किया, फिर आपको लगता है यार फोन चेंज करेंगे, तो जो फोन आपने 2 साल पहले लिया था वो डूब गया वो पैसा आपका। तो यही बात हमने बोला 31/12/2020 को हमको लगा कि हमको नई मशीन लेनी चाहिए। तो हमने बोला देखो 5 लाख में से पहले आप क्या करेंगे, 3 साल तक का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो 10% के आधार पे 5 का हो जाएगा जनाब 50,000, 3 साल का 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आपने 3 साल में माइनस किया। इसका मतलब आपकी बुक वैल्यू कितने रुपए की है, 350। 1/18 को आपने प्लांट खरीदा था, 31/12/20 को आपका जो बुक वैल्यू रह गई है वो रह गई है 3,50,000। अब आप उसको बेचना चाहते हैं, बेच के आपको लगता है कि ये स्क्रैप के भाव बिकेगा, 50,000 रुपए का बिक जाएगा। तो बताइए बाकी 3 लाख रुपए का आपको नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? जी हाँ, नुकसान हो गया, डूब गया पैसा। इसी को बोलते हैं संक कॉस्ट। जैसे एक देसी एग्जांपल और देता हूँ, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला या मैंने एक होटल खोला, होटल को मैंने 2 साल चलाया। मैंने होटल को जब खोला था उसमें लगे थे मेरे 50 लाख रुपए, 2 साल चलाया, 2 साल के बाद बेच दिया मैंने, बेचने के बाद उसको मिल गए मेरे पे 10 लाख रुपए। तो मैं बोलूंगा भैया बाकी 40 लाख डूब गए। डूब गए मतलब संक कॉस्ट। अब फ्यूचर में मुझे चलाना है कि नहीं, क्या धंधा करना है, उसमें इस 40 लाख का कोई योगदान नहीं है। अपने डिसीजन में डूबी हुई कॉस्ट पे थोड़ी ना लूंगा, अपने डिसीजन में फ्यूचर में क्या क्या खर्चे करूंगा उसके बेसिस पे लूंगा। तो संक कॉस्ट में आपको क्या क्या याद रखना है? पहला ये याद रखना है ये इररिलेवेंट, एक इररिकवरेबल है, ये डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं आती है, और ऑलरेडी टेकन प्लेस। बस बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्प्यूटेड कॉस्ट, मान ली गई कॉस्ट। खर्चा नहीं है, बस मान लिया गया, अंदर ही अंदर मान लिया गया, उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड या नोशनल कॉस्ट। नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। जैसे मेरी बिल्डिंग खुद की, मेरी खुद की बिल्डिंग है, मैं बिजनेस में यूज करता हूं, क्या मुझे रेंट देना पड़ता है उसके बदले? नहीं। तो अगर मैं मान लूं कि ये बिल्डिंग मेरी ना होती तो मैं भी रेंट देता, तो मैंने बोला अगर देता तो ये मानना है तुमने, और मानी गई कॉस्ट का कॉस्टिंग की भाषा में क्या नाम होता है? इम्प्यूटेड कॉस्ट। एक एग्जांपल और देता हूं, आपकी जेब में 1,000 रुपए, आप 1 महीने तक जेब में ही रख के घूम रहे हो, और 1 महीने बाद बोलते हो मैंने इस 1,000 रुपए पे 10% के हिसाब से मेरे 10 रुपए, मेरे 100 रुपए, मेरे 100 रुपए मैंने इंटरेस्ट कमा लिया। आपके खुद के जेब में पैसे, क्या आप अपने आप से इंटरेस्ट कमा सकते हो? नहीं। लेकिन अगर मान लो आप कि मैंने मेरे से ही इंटरेस्ट कमाया, तो मैं बोलूंगा ये है नोशनल इंटरेस्ट। नोशनल मतलब मान लिया गया इंटरेस्ट। तो कॉस्टिंग में ऐसा बोला जाता है, अगर रिसोर्सेज आपके खुद के ही हैं, उसके बदले आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और अगर आप ये मानना चाह रहे हैं कि अगर ये मेरे ना होते और मैं पेमेंट करता, तो ऐसे कर्ता को कॉस्टिंग की भाषा में क्या बोलते हैं? इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है। दूसरा, वैल्यू ऑफ बेनिफिट वेयर नो एक्चुअल कॉस्ट इज इनकर्ड। रेंट, जैसे हमने बिल्डिंग खुद यूज करी, उसके बदले में कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई रेंट का खर्चा नहीं हुआ। रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, जब भी डिसीजन करते हैं तो हम रेलिवेंट अप्रोच रखें। रेलिवेंट कैसे? मतलब हमने बोला यार खुद का धंधा शुरू करना है, खुद की बिल्डिंग है, अगर इसको रेंट पे देता हूं तो 40,000 रुपये रेंट लगता है, और खुद की बिल्डिंग को मैं खुद ही यूज करता हूं तो मैं बिजनेस को ज्यादा अच्छा ग्रो कर पाऊंगा। तो मैंने बोला अब मुझे रेंट पे देना चाहिए या खुद रखना चाहिए? तो मैं यहां पे बोलूंगा जो इम्प्यूटेड कॉस्ट है मेरी, नोशनल कॉस्ट है मेरी 40,000 रुपये, वो रेलिवेंट कॉस्ट है। रेलिवेंट मतलब डिसीजन मेकिंग में देखूंगा, अगर मुझे ही यूज करने में ज्यादा फायदा है तो मैं खुद यूज करूंगा, और मुझे लगता है कि मैं यूज करने में मेरे को नुकसान हो सकता है तो मैं उसको रेंट पे दूंगा। तो यहाँ पे इम्प्यूटेड कॉस्ट में 2 बातें ध्यान रखनी है, मान ली गई कॉस्ट, कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग में ये रेलेवेंट होती है। एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आते हैं इसके। पहला क्वेश्चन आता है कि इम्प्यूटेड कॉस्ट का आप एग्जांपल दीजिए, तो हम बताएंगे कि भैया रेंट ऑफ ओन्ड बिजनेस बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग, या इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, खुद की कैपिटल पे पैसा। 2 बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की खर्चा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला मेरे पास में ना 5 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है। अब इसके मेरे पास में 2 ऑप्शन है,
या तो मैं बैंक में एफडी करा दूं तो मुझे 50,000 रुपये इंटरेस्ट मिला करेगा, लक्ष्य में मिलेगी 50,000, या फिर मैं कोई कंपनी के शेयर परचेज कर लूं तो मुझे डिविडेंड मिलेगा। मुझे लगा कि यार 80,000 रुपये डिविडेंड मुझे मिल सकता है, 5 लाख रुपए मेरे पास है। मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, बैंक में एफडी करा दूं, बैंक वाले 6% से ब्याज दे देंगे मेरे को, जो कि बनेगा 50,000 रुपये, या मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद लूं, वहां से मैं 80,000 रुपये कमा लूंगा। विच ऑप्शन विल यू चूज? यू विल चूज 80,000 वाला। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे सर इस 80,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 50,000, मतलब अगर 80,000 वाला मुझे ऑप्शन नहीं मिलता तो मैं 50,000 रुपये कमाता। इसका मतलब 50,000 रुपये वाला ऑप्शन मैंने त्याग दिया है और मैंने 80 वाला ऑप्शन चूज कर लिया है। तो त्याग दिया गया है, उसी का नाम होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आपने फोरगोन कर दिया है, वैल्यू ऑफ बेनिफिट फोरगोन, त्याग दिया है, वही आपका खर्चा है। ओके, तो यहां पे ये बात ध्यान रखना। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो रेलिवेंट है, रेलिवेंट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में तो रेलिवेंट है ही ना। बताओ ये कि ये दोनों डिसीजन ले रहा हूं तो 50 के आधार पे भी लिया है और 80 के आधार पे भी लिया है, मतलब दोनों चीजों को कंसिडर करके डिसीजन ले रहा हूं। तो यहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या ध्यान रखना है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की कॉस्ट कितनी होगी। नेक्स्ट आती है आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एग्जिस्टिंग सामान को रिप्लेस करना। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं, आपके घर वाले ना आपसे बड़े दुखी थे, ठीक है ना। उन्होंने सोचा यार ये बंदे को दुकान पे बिठाने का है, सेठ जी अग्रवाल का बेटा है, कि ये बंदे को दुकान पे बिठाएंगे। तो घर वाले सोचते हैं ये तो बैठेगा नहीं, क्योंकि आपका नाम है मान लीजिए अमित नाम है आपका। तो घर वाले सोच रहे हैं अपना बेटा अमित है, ये दुकान पे बैठेगा नहीं, एक काम करते हैं इसको मार्केट में बेच आते हैं और इसका जैसा ही एक सेम टू सेम गुण दोष वाला ले आते हैं, और वो सेम टू सेम वाला ही मान लीजिए वो मिलेगा 2 लाख रुपए में बंदा मिल जाएगा। तो बोलूंगा आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी हो गई है? 2 लाख रुपए। इसका मतलब आप जैसा ही सामान मार्केट में कितने का मिलेगा, वही उसकी क्या होती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इसी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ध्यान रखेंगे? रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एसेट या मटेरियल, जो हमारे पास ऑलरेडी जो मशीन वगैरह है, मटेरियल वगैरह है, उसको रिप्लेस करना है बाय परचेज ऑफ सेम एसेट। वैसी ही एसेट दूसरी लानी है और मटेरियल आइडेंटिकल, दिस परचेज कॉस्ट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, है ना। मान लीजिए मैंने बोला आप जैसा बंदा 2 लाख रुपए में आता है, मतलब आप जैसा बंदा, मतलब आप बिकते थोड़ी ना है मार्केट में। मान लीजिए मुझे एक मशीन है, मशीन एक देनी है, दूसरी लेनी है, वैसी मशीन लेनी है, वो 2 लाख रुपए की है। तो मैं बोलूंगा इस मशीन को रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए, बस इतनी सी बात ध्यान। ओके जनाब, नेक्स्ट वन पे आते हैं, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं टोटल कॉस्ट की, तो क्या क्या अप्रोच हो सकती है टोटल कॉस्ट निकालने की। पहली अप्रोच हो सकती है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई होती है, यूज्ड वेयर मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड आउट बाय सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल प्रैक्टिस। मतलब एक जैसा सामान हर साल बनता हो और कोई भी मेथड में चेंज नहीं हो, एक जैसा सामान ही हर जगह बन रहा हो, वहां पे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग लगाई जाती है। यूनिफॉर्म मतलब सारी प्रिंसिपल और मेथड लगभग सेम है। जैसे मान लीजिए पेन बनाता हूं, तो मैंने बोला एक ही तरीके के पेन बनाता हूं मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो मैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग लगाऊंगा, क्योंकि सारे प्रिंसिपल मेथड एक जैसे हैं और एक जैसी ही कॉस्ट निकलेगी। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होगी जहां पे सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिस लगाए जाते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने बताया ही था अभी, जहां पे प्रोडक्ट मिक्स बनाया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, कंसिडरिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर किया जाता है। ओके जनाब, इसमें कैसे डिसीजन लिए जाते हैं? जैसे मान लीजिए हाउ मैनी यूनिट्स टू प्रोड्यूस्ड फॉर 20,000 यूनिट, मतलब 20,000 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट बनाऊं, ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। व्हाट शुड बी द सेल प्राइस, सेल प्राइस कितना हो, ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में एक ही बात ध्यान रखनी है फाउंडेशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टोटल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है और फिक्स्ड कॉस्ट का डिसीजन मेकिंग में कोई रिलेवेंट नहीं होती है।
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने बताया ही था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में कि कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करने के लिए फिर वेरिएंस निकाले जाते हैं। एक पेन 10 रुपये में बनना चाहिए था, 12 रुपये में बन गया है, क्यों बन गया है, 2 रुपये ज़्यादा लग गए हैं, इसके रीज़न फाइंड आउट करो और फिर कंट्रोल करने की कोशिश करो कि अगली बार पेन 10 रुपये में ही बन जाए। तो व्हाट कॉस्ट शुड बी, दिस इज द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, पास्ट डेटा को एनालाइज करके कुछ काम धंधा करना। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर हैव बीन प्रोड्यूस्ड, काम पूरा हो जाए उसके बाद कोई खर्चा कैलकुलेट करना, वो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहलाता है। द एम इज टू एसर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ द वर्क डन इन पास्ट, पुराने समय में जो काम कर दिया गया है उसकी टोटल कॉस्ट निकालने में जो टेक्निक लगाई जाती है वो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग होती है। डायरेक्ट कॉस्टिंग में ओनली वेरिएबल खर्चे और डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल और फिक्स खर्चे इंक्लूडेड किए जाते हैं टोटल कॉस्ट में। जो भी डायरेक्ट खर्चा है वही, मतलब वेरिएबल खर्चा है वही आपका कंसिडर किया जाता है डायरेक्ट कॉस्टिंग में। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, ये एक पुरानी अप्रोच है, इसमें से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। दिस इज ए ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट। जैसे अभी भी बताया था ना कि मार्जिनल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट है उसमें सिर्फ वेरिएबल कंटेंट ही जोड़ा जाता है, फिक्स कंटेंट को अपन मानते हैं इररिलेवेंट है। इसी प्रकार अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है ना वो थोड़ी उल्टी चलती है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, बट इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वेरिएबल प्लस फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स वाले भी कंसिडर किए जाते हैं इन कंसिडरिंग ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट। तो एक बात ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्टिंग फ्रेश माल है, फ्रेश मतलब नया कंसेप्ट है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पुराना कंसेप्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों किए जाते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। 10वां में है कि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कौन कौन से मेथड्स कॉस्टिंग के हो सकते हैं। इसके अंदर से भी कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन था भाई, ये मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन वाला, ठीक है ना, कि वेरिएबल कौन से में है और वेरिएबल प्लस फिक्स कौन से में है। ध्यान रखना ये एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ पे। हाँ, उसके बाद आता है आपका मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में। एक होता है जॉब कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का मतलब है ऐसी कॉस्टिंग टेक्निक जो कस्टमर के ऑर्डर के आधार पे करी जाए। जैसे हमारी दुकान है, हमारी प्रिंटिंग की कंपनी है, तो जो छोटा प्रिंट करवाने आएगा हमसे उसकी टोटल कॉस्ट अलग आएगी, जो बड़ा प्रिंट करवाने आएगा उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। फाउंड्रीज, इंटीरियर का काम, ये ऐसे काम है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे जॉब कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई की जाएगी। कस्टमर के ऑर्डर के आधार पे ही कस्टमर का बिल बनेगा। ऐसा प्री डिसाइडेड नहीं होता है कि भैया हर कस्टमर से 20 रुपए तो लेने ही लेने। जैसे पार्ले जी बेचते हैं, हर कस्टमर से 5 रुपए लेने ही लेने, ये पहले से डिसाइडेड है। लेकिन प्रिंटिंग में थोड़ी ना होगा ऐसा, मेरे को फ्लेक्स बनवाना है, बैनर बनवाना है, बड़ा बैनर बनवाऊंगा ज्यादा पैसे लगेंगे, छोटा बैनर बनवाऊंगा कम पैसे लगेंगे। तो ऐसी कॉस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, जो कस्टमर ओरिएंटेड हो, जो कस्टमर जितना चाहे उसके हिसाब से हो। कस्टमर का जो बिल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट फॉर ईच कस्टमर जॉब, जो लगाई जाएगी उसी का नाम क्या होगा, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग होगा। नेक्स्ट आता है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग कहाँ यूज होती है, जहां एक जैसे प्रोडक्ट, एक जैसा यूनिट है, वो एक साथ कई सारी यूनिट बनाई जाए। जैसे एक साथ एक जैसी बहुत सी यूनिट बनाना, जैसे लेट एक्सप्लेन 100 खिलौने बनाने हैं, बच्चों के लिए टॉयज बनाने हैं, टी शर्ट बनानी है, टायर बनाने हैं, तो इनकी जो टोटल कॉस्ट निकाली जाती है उसके लिए बैच कॉस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में सीधी सी बात पूछेगा बताओ प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कौन सी कॉस्टिंग टेक्निक लगती है, तो आप बताएंगे सर उसमें जॉब कॉस्टिंग लगती है। क्वेश्चन पूछेगा बताइए टॉयज मेकिंग में कौन सी कॉस्टिंग लगती है, तो आप बताएंगे बैच कॉस्टिंग लगती है। ओके, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब है मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग प्रोसेस में होके बने और फिर लास्ट में टोटल कॉस्ट निकले। जैसे शुगर, केमिकल, ऑयल, स्टील, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक, सोप, ये जो चीजें हैं इनमें ये सारी चीजें अलग अलग प्रोसेस में बनती हैं। इसलिए इन चीजों में ये जो अगर चीज बनाएंगे तो कौन सी कॉस्टिंग टेक्निक लगानी पड़ेगी, प्रोसेस कॉस्टिंग। अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोले तो सर्विस कॉस्टिंग, जो इंडस्ट्रियां प्रोडक्ट नहीं बेचती सर्विस बेचने का काम करती हैं, तो वहां पे जैसे हॉस्पिटल, कैंटीन, रोड ट्रांसपोर्ट, बस, टैक्सी, ट्रक, सब असेंबली, ये जो सर्विस है इनकी जो टोटल कॉस्ट निकाली जाएगी वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के मेथड से निकाली जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा,
बताइए हॉस्पिटल में कौन सी कॉस्टिंग लगाई जाएगी, रोड ट्रांसपोर्ट में कौन सी कॉस्टिंग लगाई जाएगी, तो आप बोलेंगे ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन रोड बनाना, हाउस बनाना, ये इसका काम करने के लिए जो टोटल कॉस्ट निकाली जाएगी वो कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल याद करनी है आपको। क्वेश्चन पूछेगा आपसे नेम ऑफ इंडस्ट्री, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, तो ये 27 नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में किस टेक्निक से टोटल कॉस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये 27 नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर आपको एक ध्यान और ये और रखना है, आपको ध्यान देखना, व्हाट इज कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब है भाई कि हम ये जानना चाहते हैं स्टील जो है वो उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। स्टील किलो में मापा जाता है या मीटर में मापा जाता है या टन में मापा जाता है, तो हम बताएंगे स्टील जो है वो कॉस्ट पर टन में मापा जाता है। टेक्सटाइल कपड़ा जो है वो मीटर में मापा जाता है। हॉस्पिटल में जो है वो कॉस्ट पर बेड पर पेशेंट डे में मापे जाते हैं। फार्मास्यूटिकल दवाइयां हैं वो कॉस्ट पर स्ट्रिप मापी जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये 27 नाम है ना, अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग जो नाम है, ये आपको नाम याद रखने। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछेगा बताइए कोल इंडस्ट्री है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो हम बोलेंगे कोयला जो है वो टन में मापा जाता है। गैस है वो क्यूबिक मीटर में मापी जाती है ना। इसी प्रकार जो सोना है वो तोले में मापा जाता है, कितना तोला सोना है। तो ऐसे करके आपको ये 27 नाम याद रखने हैं, कैसे कैसे होने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका व्हाट इज कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब है एक कंपनी का या कोई डिपार्टमेंट, लोकेशन, पर्सन या इक्विपमेंट, ऐसा चीज फॉर विच कॉस्ट आर असर्टेन, जिसके ऊपर कॉस्ट असर्टेन करी जा सके, जैसे फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है कार बनाने की, उसमें पहले में मतलब बॉडी डिजाइन होती है, दूसरे में इंजन फिट होता है, तीसरे में फिनिश गुड्स बनता है। तो हम बोलेंगे तीनों डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर है। जहां खर्चा हो रहा है, जिसके ऊपर खर्चा हो रहा है वो कॉस्ट सेंटर होता है। प्रॉफिट सेंटर, हमने बोला प्रॉफिट सेंटर मतलब या तो डिपार्टमेंट है, लोकेशन है, या तो पर्सन है, या कोई इक्विपमेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू जनरेशन। जो लोग रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंपनी में, जैसे मान लीजिए शोरूम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे खर्चे कम होते हैं, इनकम ज्यादा होती है, तो ऐसे को हम बोलेंगे प्रॉफिट सेंटर। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, जहां पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है। तो दो बात ध्यान रखनी, कॉस्ट सेंटर जहां खर्चे होते हैं कंपनी में, प्रॉफिट सेंटर जहां से इनकम जनरेट होती है कंपनी के अंदर। नेक्स्ट आता है जी कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है और कॉस्ट आपका रिडक्शन क्या होता है। देखो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का फर्क देखो। मैंने बोला एक पेन बनाना है, 10 रुपए में बनना चाहिए, लेकिन पेन बना एक्चुअल में 12 रुपए में। हमने बोला ये स्टैंडर्ड कॉस्ट थी मेरी, ये एक्चुअल कॉस्ट थी। 10 रुपए में ही बनना चाहिए और 10 रुपए में ही अगर बना दूं तो ये मेरी कॉस्ट कंट्रोल हुई। 10 रुपए में ही सोचा था और 10 में ही बना दूं तो ये कॉस्ट कंट्रोल हो गई। कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है, ठीक है मैंने बोला भैया 10 का सामान 12 में बनाया मैंने, तो ये कॉस्ट कंट्रोल नहीं हुई, मेरी कॉस्ट एक्सेस हो गई है। तो कंट्रोल का मतलब है जितना सोचा था, स्टैंडर्ड जितना सोचा था उतने में ही बना देना, कॉस्ट कंट्रोल। और कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है, मान लीजिए आपने 10 में सोचा था और 10 में ही बना दिया, कंट्रोल तो कर लिया, अब आप नेक्स्ट ईयर ये चाहते हैं अब ये मैं 9 में ही बनाऊं, मतलब स्टैंडर्ड जो है उन्हीं को दोबारा से रिवाइज कर दूं। जो सामान पहले 10 में बनना चाहिए था अब मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब नहीं 9 में ही बनना चाहिए। तो 9 में स्टैंडर्ड को ही रिवाइज कर देना वो होता है कॉस्ट रिडक्शन। तो दो बातें हैं, पहली बात क्या थी, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल बोले तो 10 रुपए का पेन 10 में ही बना देना या फिर 9.5 में बना देना, 10 से नीचे नीचे बना देना। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट 10 से नीचे नीचे ही बना देना, ये हो गई मेरी कॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट पीरियड में मैंने बोला नहीं भाई अब 10 वाला सामान 9 में ही बनना चाहिए, तो स्टैंडर्ड को ही रिवाइज कर देना, ये होती है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन। तो यहां पे दो बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, ये बातें ध्यान रखनी। पहला, कंट्रोल का मतलब है मेंटेन रखना लिमिट के अनुसार, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर ही मेंटेन रखना। स्टेप्स, स्टैंडर्ड फिक्स करिए, कैलकुलेट करिए, एक्चुअल वेरिएंस पता करिए, एक्शन लीजिए। गाइडेंस एंड रेगुलेशन फॉर एग्जीक्यूटिव। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन मतलब स्टैंडर्ड को ही कम कर देना, रिवाइज द स्टैंडर्ड। रियल एंड परमानेंट रिडक्शन, नो कटिंग ऑफ क्वालिटी, लॉन्ग टर्म। तो आपको ध्यान क्या रखना है,
स्टैंडर्ड को रिवाइज करना रिडक्शन होता है, और स्टैंडर्ड के अंदर ही उतने ही रुपए में सामान बना देना कॉस्ट कंट्रोल होता है। 14 पॉइंट नंबर में ये आपको खुद के पढ़ने हैं। इनपुट और आउटपुट बनता है तो मैन्युफैक्चरिंग लॉस हो जाते हैं, तो वेस्ट किसको बोलते हैं, स्क्रैप, स्पॉइलेज और डिफेक्टिव किसको बोलते हैं, ये आपको एक बार थोड़ा सा रीड आउट करना है। उसके बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये मैंने थोड़े से लिख रखे हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब है द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज पेड, जिसके बदले में हम एक्चुअल में पेमेंट करते हैं, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है हमारी। जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इंश्योरेंस पेड, जो एक्चुअल में खर्चा पे करते हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है पे नहीं करना, खुद का ही माल है, कोई भी एक्चुअल कैश पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज ऑलरेडी ओन, मेरे खुद के ही हैं, नो एक्स्ट्रा कैश पेमेंट इज रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट। अगर उस चीज को यूज करोगे आज के दिन तो कोई भी अलग से खर्चा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बैंक में एफडी करा रखी है 2 लाख रुपए की, इंटरेस्ट मुझे मिलता है 6,000 रुपए। अगर मैं इसको इन्वेस्ट कर दूं और परचेज कर लूं 2 लाख रुपए की शेयर, तो मैंने बोला यार डिविडेंड मुझे मिलेगा, तो मैंने बोला यार देख इस डिविडेंड को कमाने के लिए मुझे ये 6,000 रुपए छोड़ने पड़ेंगे। इसी 6,000 रुपए का नाम है इम्प्लिसिट इंटरेस्ट। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट मतलब इसी को हम इम्प्यूटेड या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट भी बोल देते हैं, जो ऊपर मैंने पढ़ाया है। और दूसरे शब्दों में अभी एक्स्ट्रा कोई पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, हमारे खुद के ही रिसोर्सेज है, इधर उधर यूज करो, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट एट प्रेजेंट नहीं करना पड़ रहा है, उसी का नाम है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, लो जनाब, ये आपका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन होगा यहाँ तक पूरा। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये अच्छे से नोट्स बनाने हैं और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, आप ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।